हेलो दोस्तों, आज हम धूमिल जी की कविता पढ़ने वाले हैं मोचीराम। मोचीराम ये हमारे सिलेबस की सबसे लंबी कविता है, लेकिन बहुत ही अच्छी है। ये जातिवाद के ऊपर एक व्यंग की तरह कविता है, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। जातिवादी मानसिकता को स्पष्ट रूप से बताती है कि आखिर समाज में कैसे जातिवादिता फैली हुई है। हम तो कहते कि नहीं भाई, मैं जाति पातिवादी कुछ नहीं मानता, लेकिन आखिर वही इंसान कैसे मानता है उस जाति को, हम उसका वो नजरिया आज पढ़ने वाले। चले पढ़ते हैं धूमिल जी की मोचीराम। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे देखा, क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाते हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असली बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी मीनिंग चलो समझ लेते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। मेरे को पता है पूरी कविता तो नहीं, लेकिन फिर भी दो लाइनें बीच बीच में से आप याद कर लीजिएगा इसकी। ठीक है, चलिए। रापी मीन्स जिससे जो मोची होता है वो जूतों को सिलता है, उसे रापी कहते हैं। ठीक है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे देखा, यानी कि वो पहले रापी को देख देख के जूते सिल रहा था, तभी उसने आंखें उठा के मुझे यानी कि कवि को देखा। तो वही कह रहे हैं कि मुझे देखा, क्षण भर टटोला, ऊपर से नीचे देखा कि आखिर इंसान कैसा है, किस स्वभाव का है, क्योंकि एक नज़र से भी इंसान का स्वभाव को हम पहचान सकते हैं। ऐसी कला दी है ऊपर वाले ने। ठीक है। तो उसने क्षण भर के लिए टटोला और फिर जैसे पतियाते हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, यानी कि फिर उसने समझ लिया कि आखिर ये इंसान कैसा है। फिर वह थोड़ा मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, बाबूजी, बाबूजी यानी कि कवि को कहा, सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो यहाँ पे जो मोची है, मोचीराम, उसने ये बात कही कि बाबूजी, मैं सच कहता हूँ, मेरी निगाह में ना कोई आदमी छोटा है ना ही कोई आदमी बड़ा है। तो यहाँ पे उसने उसी जातिवादिता के व्यंग को कहा है कि कोई जो जातिवादी जो प्रथा है, जाति में यही माना जाता है कि ऊंची जाति, नीची जाति, अच्छी जाति, हमारी बराबरी की जाति। तो वही है कि मेरी निगाह में कोई आदमी ऊंचा नीचा नहीं है। जाति की नज़र से मैं नहीं देखता, मैं बस ये देखता हूँ कि उस आदमी को जूते की आवश्यकता है, मैं उसके लिए जूते बनाता हूँ, उसके जूते सिलता हूँ, उसकी मरम्मत करता हूँ। तो वही कह रहे हैं कि मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो वही कि मेरे लिए जो आदमी है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे किसी भी जाति का, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो आदमी मेरे लिए एक जोड़ी जूता है। ये मेरा पेशा है कि मैं जूते से लोगों को नापता हूँ। जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ठीक है, अपने जूतों की मरम्मत करवाने के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। तो फिर मोचीराम आगे कहता है कि असल बात बताऊं, यानी कि कवि से कह रहे हैं कि असल बात मैं आपको यह बताता हूँ कि चाहे आदमी जैसा भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ऊंची जात का हो नीची जात का हो, चाहे जो भी हो, आज वो जहाँ कहीं भी, कहीं रह रहा है कहीं नहीं रह रहा है, सो रहा है उठ रहा है खा रहा है पी रहा है, चाहे जैसे भी है, आजकल हर आदमी जो है एक जूते की नाप के अंदर बंधा हुआ है। ठीक है, वो उस जूते की नाप से बाहर नहीं है। और वो जूता कौन, वही मोची सिलता है, यानी कि मोची, जूते वाला ही मोची, उसे मोची कहते हैं, तो वही जूते बनाता है। तो वही कहा है कि जो भी आदमी है, चाहे वो जिस भी जाति का हो, जैसा भी हो, वो आज के समय में भले ही ऊंची नीची जाति वो अपने मन में रखता है, लेकिन उसकी जो औकात है, या फिर ये समझ लीजिए कि उसकी जो समाज में स्थिति है, एक जूते के नाप के जैसी ही है। ठीक है, वो उससे बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है, यानी कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक नज़र से तो वो जो मोची है वो ये कह रहा है कि कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, सब एक जूते की नाप में है। ठीक है, लेकिन फिर भी आगे कवि कहता है, आगे मोची कहता है, लेकिन मुझे इस चीज़ का ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है। तो यहाँ पे उस जातिवादी व्यवस्था को भी बोलते हैं कि एक आदमी है, किसके बीच में,
जो पेशेवर हाथ यानी कि मोची, और फटे जूते मीन्स जो ऊंची जाति समझ लीजिए या फिर नीची जाति, लेकिन उसके पास फटे जूते हैं। और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक आदमी है, और वो आदमी कौन है? वो मोची राम है, ठीक है, जिस पर टाके पड़ते हैं, यानी कि उसे कटाक्ष वहाँ पे सहना पड़ता है कि वो मोची है, एक नीची जात का है। क्योंकि इंसान आते हैं मोची को बोलते हैं ले भाई मेरे जूते सिल दे, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है क्योंकि वो मोची है, और लोग यही समझते कि ये तो चमार है, नीची जाति का है, ज़्यादा बात मत कर, थोड़े से पैसे दे के खिसका दे, ऐसे। तो वही यहाँ पे कहता है कि उन फटे जूतों में और पेशेवर हाथों के मध्य में एक आदमी है, जो कि आदमी मैं हूँ, और जिस पर टाके पड़ते हैं। टाके यानी कि चोट पड़ती है। टाके होती है सुई धागा से जो सिलाई की जाती है, उसे टाके कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उस आदमी के ऊपर टाके पड़ते हैं। वैसे टाके तो जूते के ऊपर लगाए जाने हैं, उन फटे जूते के ऊपर, लेकिन वो टाके जो है किसके ऊपर पड़ते हैं? उस आदमी के ऊपर पड़ते हैं जो उन फटे जूतों को सिल रहा है। जो जूतों से झाँकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। कौन सहता है जूते की कौन सहता है चोट? मोची। जो मोची है, जो आदमी है, जो जूते सिल रहा है, वो चोट सहता है। कैसी चोट? कि जो जूतों से झाँकती हुई उंगलियां हैं, यानी कि इस जातिवादी व्यवस्था में उसे इस दर्जे से नापा जाता है कि वो सिर्फ इसी काम के लिए, वो सिर्फ पैरों की जूतियाँ ही बना सकता है और कुछ कार्य नहीं कर सकता है। तो वही कह रहे हैं कि जूतों से झाँकती हुई उंगलियों की चोट है जो मोची यानी कि जो जूते सिलने वाला है उसकी छाती पे पड़ती है। कैसे? एक हथौड़े की तरह, यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल। चलिए अगले पैराग्राफ। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? जूतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है। कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिससे पैरों को नागा कर एक आदमी निकालता है सैर को। ना वह अक्लमंद है, ना वक्त का पाबंद। उसकी आंखों में लालच है। फ्रेंड्स, इस पेज में इतना ही है। इसकी ज़रा मीनिंग समझते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आ रही हो। चलिए, यहाँ तरह तरह के जूते हैं। तो मोची क्या कह रहा है कि मैं जहाँ पे बैठता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे तरह तरह के यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जूते आते हैं, और आदमी के अलग अलग नवैयत यानी कि आदमियों की भी अलग अलग किस्म आती है। कोई ऐठा हुआ होता है, कोई सॉफ्ट बिहेव वाला होता है। तो वही कह रहे हैं कि आदमियों की अलग अलग नवैयत भी आती है, इनकी अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति जन आते हैं यहाँ पर। सबकी अपनी अपनी शैली है। अपनी अपनी शैली यानी कि सबके अपने अपने रंग ढंग है, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं पीते हैं, उनकी बोलचाल, बात करने का तरीका कैसा है। मसलन एक जूता है। वो कहते हैं कि सिर्फ एक जूता ही है, और ये जूता है भी तो क्या है? चकतियों की थैली है। चकतियों की थैली जिसे इधर से उधर जोड़ जाड़ के कपड़े से चिपका के पहनने लायक बनाया हुआ है। ठीक है। जूता क्या है? एक चकतियों की थैली है जिसे इंसान क्या करता है? पहनता है। एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। तो यहाँ पे चेचक ने चुग लिया, यहाँ पे कवि ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल डाला है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले तो जो मोची राम था वो ये कह रहा था कि यहाँ पर जातिवादी व्यवस्था, और उसी जातिवादी व्यवस्था को लेकर वो कहता है कि यहाँ पर सभी लोग क्या करते हैं? जूते पहनते हैं। सबकी क्या है? नाप है एक जूते के अंदर ही आती है, वो एक जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर वो आगे ये बताते हैं कि लोगों की यहाँ पे अलग अलग नवैयत आती है अपनी अलग अलग शैली के साथ, और वो क्या करते हैं? उन चकतियों वाली थैली को पहनते हैं, जो कि जूता है, चकतियों की थैली, उस जूते को पहनते हैं। उन्हें चेचक ने चुग लिया है। वो जब उस जूते को पहनते हैं तो उनके अंदर ये सोच आ जाती है कि ये जूते जो है ऊंचे ख़ानदान के, नीचे ख़ानदान के,
और चेचक एक बीमारी का नाम यहाँ पे रखा गया है कि एक बीमारी कैसे हर जगह धीरे धीरे फैलती जाती है। तो उसी तरह से जातिवादी व्यवस्था भी कुछ ऐसी है जो जूतों के माध्यम से फैलती जा रही है। तो वही है कि चेचक ने चुग लिया है, जिसे जो जूता है वो एक आदमी पहनता है और उस आदमी को चेचक ने चुग लिया, यानी कि उसके अंदर जातिवादी व्यवस्था की जो संकीर्ण भावनाएं होती हैं वो डाल दी हैं। ठीक है, फिर जिसे चेचक ने चुग लिया यानी कि वो जातिवादी व्यवस्था के संपर्क में आ चुका है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी, यानी कि वो हंसता है जूते को लेकर, जूते बड़े सुंदर हैं। फिर वो अगर जूते को सिलवाने जाता है तो वो जातिवादी व्यवस्था से संक्रमित हो जाता है कि मेरे जूते हैं, कितने ऊंचे खानदान के, कितने सुंदर स्टाइलिश जूते हैं, और ये कैसा इंसान है फटीचर कपड़ों वाला, ये मेरे जूते छुएगा, हट हट हट, ऐसे लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे वही है कि उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी, यानी कि एक हंसी जो जातिवादी व्यवस्था को और प्रबल बना देती है लोगों की विचारधारा में। जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है, तो वो हंसी कैसी है? हंसी को यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि टेलीफोन का खंभा, यानी कि टेलीफोन का जो पिलर खड़ा किया जाता है जिससे टेलीफोन की सिग्नल पकड़ी जाती है, तो उसके ऊपर कोई पतंग फंस गई है और वो खड़खड़ा रही है। ओके, चलिए अब अगला पैराग्राफ। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूकते हो? तो मोची यहाँ पे कह रहा है, पहले तो उसने बताया कि आखिर लोग यहाँ पे, उसने अपनी विचारधारा पहले बताई कि आखिर वो क्या सोचता है। ठीक है, अब वो बाबूजी से बात कर रहा है, यानी कि कवि से बात कर रहा है। तो उन्हें बताता है कि इस पर पैसा क्यों फूकते हो, यानी कि इन जूतों के ऊपर पैसे आप क्यों फूकते हो? इन्हें इस अच्छे के पहना ही ना करो, ये है ही क्या, कुछ भी नहीं है, मत फूका करो इसके पैसे। या फिर इसे मेरे पास सिलवाने के लिए क्यों लेके आए हो, इससे अच्छा आप जाके नए जूते खरीद लो। तो मोची यहाँ पे कुछ ऐसे ही कहना चाहता है कि इस जूते के ऊपर आप पैसे क्यों फूक रहे हो, यानी कि पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है, यानी कि मोची के मन में ये ख्याल आ रहा है कि काश कि मैं बाबूजी को ये कह दूँ, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि जो बाबूजी है यानी कि जो कवि है बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। तो इसलिए वो उन्हें कहना चाह रहा है कि आप इसके ऊपर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जो मोची राम है वो अपनी परिस्थिति से बेहाल और परेशान होकर वह आगे कुछ कर नहीं पाता, कुछ बोल नहीं पाता, उसकी आवाज़ मन में ही रह जाती है। मगर मोची राम की जो आवाज़ है, जो उसके मन की जो भावना है, वो जो कहना चाहता है वो नहीं कह पाता है। वो अपनी परिस्थिति से बेहाल है, लाचार है। वो आखिर कहे भी तो आखिर किस मुंह से कहे, क्योंकि उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। अगर कोई इंसान खाना बना रहा है और फिर वो कहे कि आप क्यों खाना बना रहे हो, मत खाना बनाओ, क्यों खाना खिला रहे हो, मत खाना खिलाओ, लेकिन वो क्या करे, वो उसका काम है, वो खाना नहीं खिलाएगा तो फिर उसके घर में रोजी रोटी नहीं आएगी, वो पैसे नहीं कमा पाएगा। तो वही है कि अपनी रोजी रोटी को भला कौन लात मारेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही है कि वो नहीं कह सकता, क्योंकि वो उसके पेशे का, उसकी जो रोजी रोटी उसके ऊपर उसे चोट पड़ती हुई महसूस होती है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। यानी कि जो मोची राम है वो अपने आप को अंदर से ऐसा महसूस कर रहा है कि मानो जैसे मैं खुद के ऊपर ही थूक रहा हूँ, कि मैं अपनी जाति के कारण ही इनको कह रहा हूँ कि आप ऐसा मत करो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि मैं जो हूँ आपके जूता सिलूँगा, उसकी उनकी जातिवादी विचारधारा इतनी बुरी तरह से फंस गई है। तो यहाँ पे जो मोची राम है महसूस करता है कि आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। इसीलिए जो मोची राम है वो लोगों के स्वभाव को पहले देखता है अच्छे से, फिर उसके बाद आगे जाके उससे बात करना शुरू करता है। तो ये जो मोची राम है वो अपने अंदर ही अंदर ये सारी बातें सोचा जा रहा है। आप यकीन करें उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ, यानी कि जब मोची राम के मन में ख्याल आया कि आखिर मैं क्यों नहीं इन्हें ऐसा कह दूँ कि आप इस जूते को पैसे क्यों फूकते हो, तो उस समय वो अपनी जाति और अपनी पेशेवर साथ ही रोजी रोटी के कारण वो ऐसा नहीं बोल पाता है। वो यहाँ पे ये सोचता है कि आखिर मैं कैसे बोलूँ। वो अपनी जाति के ऊपर थूकता भी है कि मैं आखिर ऐसा इंसान क्यों हूँ, यानी कि मैं इतना गरीब क्यों, मैं इस जाति में जन्मा ही क्यों। यहाँ पे उसके मन में एक ख्याल आ रहा है, अगर वो इस जाति में जन्मा नहीं होता तो शायद से वो बोल देता ऐसा कि आप इस जूतों के ऊपर पैसे क्यों फूकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी वही है कि वो अपनी जाति का थूक रहा है।
लेकिन उस समय उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो नीची जाति यानी कि मुची के घर में पैदा हुआ है, वो उसका पेशा है। तो उस समय वो चकतियों की जगह यानी कि जिससे जूतों को सिला जाता है उसकी जगह पे अपनी आंखें टाकता है, यानी कि चूँकि वो अपनी आंखें ऊपर उठा के उसे बोल नहीं सकता। वो शर्मिंदा है क्योंकि वो उसकी जाति है, इसलिए वो अपनी जाति के ऊपर शर्मिंदा है। और वो अपने ऊपर खुद को शर्मिंदा महसूस नहीं करता है, समाज को दिखाने के लिए वो खुद को शर्मिंदा महसूस करा रहा है। ठीक है, इसलिए वो वहाँ पर चकतियों की जगह अपनी आंखें टाकता है, यानी कि मोचीराम अपने मन से अपनी फीलिंग से कहता है कि मैं उस समय चकतियों की जगह अपनी आंखें टाकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। पेशे में पड़े हुए आदमी को, यानी कि पेशे में कौन आदमी पड़ा हुआ है? वही जातिवादी व्यवस्था से संक्रमित वो व्यक्ति जो कि सबके जूते सिलता है। ठीक है, पेशे में पड़ा हुआ वो जो आदमी है वो बड़ी मुश्किल से अपना जो कार्यभार है उसे निभाता है। एक जूता है, एक जूता और है जिससे पैरों को नांग कर एक आदमी निकलता है सैर को, यानी कि एक अब यहाँ पे एक व्यक्ति का चित्रण बताया जा रहा है कि उसकी आखिर कैसी दिनचर्या, आखिर वो कैसे एक जूते के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। एक जूता और है जिसके पैरों को नांग कर एक आदमी निकलता है सैर को, यानी कि उसके पैर का जूता जो है थोड़ा टूट फूट गया है, तो इसलिए वो अपने साथ लेके निकला है। वह ना तो अक्लमंद है ना वक्त का पाबंद है, मगर उसकी आंखों में लालच है। ठीक है, तो उस आदमी की यहाँ पे खूबियाँ बताती हैं, और ये खूबियाँ उस व्यक्ति के अंदर जो जातिवादी व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मानता है, जो अपने आप को ऊंची जाति का मानता है। ठीक है, अब उसका समझते हैं कोई ऊंची जाति का व्यक्ति है, उसके जूते ख़राब हो गए, उसने जूते को ले लिया, और वैसे उसके पास कोई काम धंधा है नहीं, लेकिन फिर भी वो चल पड़ा है कि चल भाई कुछ काम धंधा करेंगे, चल थोड़ा बाहर घूम फिर के आएंगे और साथ ही अपना जूता भी सिलवा लाएंगे। लेकिन उसका मेन काम यही है कि जूते सिलवाने जाना है, लेकिन आसपास में ढेर सारे काम बटोरना है। इसलिए यहाँ पे जो मोचीराम है वो उस स्थिति को चित्रित करने की कोशिश में है। वे कहते हैं कि वह जो आदमी है वो ना तो अक्लमंद है, यानी कि उसके पास दिमाग उमाग है नहीं, और ना ही वक्त का पाबंद है, यानी कि उसे समय की भी कोई वैल्यू है नहीं, और उसकी आंखों में क्या है? लालच है, यानी कि जहाँ उसे पैसा दिखता है, जहाँ उसे मुनाफा दिखता है, जहाँ उसे फ़ायदा दिखता है, वहाँ पे वो काम कर देता है। चलिए अगला पैराग्राफ। अब लेकिन उसके हाथों में क्या है? घड़ी है। उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पे बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया या बिसाती है, मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि उस व्यक्ति के बारे में चित्रण किया गया है कि वह ना तो अक्लमंद है, ना ही वक्त का पाबंद है, मगर उसकी आंखों में लालच है, और उसके हाथों में क्या है? घड़ी है। घड़ी यानी कि उसे वक्त की वैल्यू पता नहीं, और हाथों में घड़ी रख के चल रहा है, और उसे जाना कहीं नहीं है। वैसे वो मेन इन से आया सिर्फ जूते सिलवाने के लिए ही है, लेकिन फिर भी अगड़म बगड़म के ढेर सारे बहाने लेके चला है, मगर चेहरे पे बड़ी हड़बड़ी है। शो ऑफ करने की कोशिश में है। क्यों? क्योंकि वो ऊंची जाति का है, और ऊंची जाति वाले लोग क्या करते हैं? ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, यानी कि दिखाने वाले लोगों में से है। ठीक है, मगर चेहरे पे क्या है? बड़ी हड़बड़ी है, बहुत हड़बड़ी कि भाई मेरे को यहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा बिजी व्यक्ति हूँ, मैं अपना टाइम यहाँ वहाँ बर्बाद नहीं कर सकता। बहुत बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया या बिसाती है। अब बनिया जिससे ढेर सारा काम होता है दुकान पर वैसे वो भी तो कुछ काम धाम होता है नहीं बनिया को, लेकिन तब भी चलो 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 चलो। और बिसाती भी कुछ वैसा ही होता है, मगर रॉब ऐसा कि हिटलर का नाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हिटलर का एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे आ गया? क्योंकि कवि ने ऐसे ऐसे यहाँ पे वर्ड रखे हैं जो किसी न किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, आपको उसका मीनिंग यहाँ पे समझना होगा, तभी आपकी जो कविता की व्याख्या है उसका जो आंसर है ज़्यादा अच्छा बनेगा, अट्रैक्टिव बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हिटलर का नाती कहा है। हिटलर जो था वो जातिवादी व्यवस्था को मानता था। ठीक है ना, जो हिटलर था उसने एक जाति को रखा और दूसरी जाति का सर्वनाश कर दिया था, उसकी ऐसी विचारधारा थी। तो वो यहाँ पे वही है कि वो हिटलर का नाती है। कौन? जो बड़े रौब में चला एक आदमी घर से है, वो कवि मोचीराम कह रहे हैं कि वो ज़रूर हो ना हो वो हिटलर का नाती है। फिर वो क्या कहता है? ईश्वरबद्धो
उससे कट्टो, ये ठोको, वहाँ पिट्टो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बना दो। उफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता मौसम के नाम पर बसूरता है। सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटा भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटो, वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता हुआ और पटरियों पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पे पड़ती है तो कहीं न कहीं एक कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगलियों में गड़ती है। तो चलिए अब हम ये भी समझते हैं। स्टार्टिंग का समझ में आ गया कि यहाँ पे कवि ने उस आदमी को, यानी कि ऊंची जातिवादी व्यवस्था के व्यक्ति को हिटलर का नाती, यानी कि हिटलर से ही सिम्बलाइज़ किया गया है कि वो हिटलर के ही जैसा है, जो कि जाति को मानता है, बहुत ही ज़्यादा मानता है। ठीक है, वैसे वो दिखाता नहीं है कि मैं जातिवादी, अपने दोस्तों के सामने, अपने मित्र बंधुओं के सामने कोई बताता नहीं है कि मैं जाति, भाई ये तो अपने यार दोस्त है, हमारे देश में ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन जब सच्ची में दिखाने की जब बारी आती है तो वो सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया कि उस व्यक्ति को हिटलर बताया गया, उसका नाती बताया गया, यानी कि ऊंची जातिवादी व्यवस्था वाले उन लोगों के ऊपर यहाँ पे व्यंग किया गया है। फिर वो जब मोचीराम के पास आता है तो वो उससे कहता है कि इधर बांधो, उधर कटो, यानी कि जूते को ऐसा बना दो कि एकदम चमक जाए, ऐना बना दो। फिर वो अपना थोड़ा एटीट्यूड झाड़ते हुए कि यहाँ पे तो बड़ी गर्मी है, ओह हो, यानी कि वो ज़्यादा शो ऑफ ही यहाँ पे कर रहा है। रुमाल से हवा करता है और मौसम के नाम पे बसूरता है, यानी कि उसे यहाँ आसपास की कोई सी भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही। उसका मन ये कि वो जाके अपने घर ऐसो आराम व ठाट बाट से अपनी ज़िंदगी जिए, उसे बाहर आना ही नहीं था। तो वो मौसम के नाम पे बसूरता है। सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है, यानी कि सड़क पर जो भी लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, फिर रहे हैं, आतियों जातियों की तरह, यानी कि सड़क पर बहुत ढेर सारे काम करने वाले लोग हैं, कोई बनिया है, कोई चमार है, तो ढेर सारी जातियों के नाम पर वो उन्हें घूरता रहता है और उनके बारे में ढेर सारी विचारधारा ला के अपने मुँह पे रंग डालता होगा। तभी जो मोचीराम है वो उसके हाव भाव देखकर ऐसा कह रहा है कि वो आतियों जातियों को वानर की तरह घूरता है। ठीक है, फिर अगला है, गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह हो गई कि उसने घंटे भर, यानी कि पूरा 1 घंटा या 2 घंटा लगा के अपने जूते को बहुत ही अच्छा और सुंदर बनवाया है मोचीराम से। ठीक है, बहुत ढेर सारा टाइम उसने वेस्ट करवा दिया अपने जूते के ऊपर, मगर नामा देते वक्त, यानी कि जब उसे अपनी मजदूरी देने का समय हुआ कि अब उसे उसकी मजदूरी देनी थी, तो वो साफ नट गया, यानी कि पीछे हट गया कि आखिर ऐसा क्यों, तुमने तो ऐसा किया भी नहीं, कुछ सब कुछ तो मैंने ही करवाया है, तुमने कहाँ कुछ किया। फिर वो कहते हैं कि शरीफों को लूटते, यानी कि हम सब क्या है, शरीफ है, यानी कि ऊँची जाति वाले क्या है, लोग शरीफ है। छोटी छोटी सी चीज़ करवानी थी, बस थोड़ा सा सिलवाना था और उसी में तुम इतना सारा नाफा मांग, यानी कि इतना सारा अपनी मजदूरी मांग रहे हो। तो वही कहते कि शरीफों को लूटते हो, वह गुर्राता है, यानी कि गुस्सा करता है, और कुछ सिक्के फेंक कर, यानी कुछ चिल्लर उठा के उसने फेंक दिए और फिर आगे बढ़ गया। अचानक चिहुक कर, यानी कि वो कैसा कर रहा है, मोचीराम यहाँ पे बता रहा है कि चिहुक कर सड़क से उछलता हुआ पटरी पर चढ़ गया, यानी कि वो रास्ता क्रॉस कर रहा है। ये नहीं कि सड़क पार करते हुए जाए, नहीं, उसे ज़्यादा अतरंगी ढंग से जाना है। तो वो अचानक ही सड़क से उछलता है, पटरी पर चढ़ता है और फिर वो रास्ता पार कर जाता है। तो मोचीराम यहाँ पे महसूस करता है अपनी उस चोट को, जो उसके पेशे के ऊपर, पेशा यानी कि जाति के ऊपर जो उसे चोट यहाँ पे पड़ी, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया, उसने घंटा भर इतना टाइम वेस्ट किया, सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें सुनकर उस जूते के ऊपर अपनी कारीगरी दिखा रहा था। और उसने जब उसे मजदूरी देने का समय हुआ तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं इतना नहीं दूंगा, मैं तो इतना ही दूंगा। तो यहाँ पे चोट कहाँ पड़ी, उसके पेशे पे, कि वो छोटी जाति का इंसान है, इसलिए उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसने किया ही किया, थोड़ा सा काम किया। और अगर वही ऊंची जाति का इंसान होता और वो ऊंची पोस्ट पे होता, ऊंची पोस्ट यानी कि सरकारी जॉब या फिर कोई ठेकेदार, साहूकार आदि होता, तो उसे थोड़ा सा भी काम करवाने के वो ज़्यादा पैसे मांगते तो उसे खुशी खुशी दे देते। तो यहाँ पे वही है कि जाति व्यवस्था, उसके पेशे के ऊपर यहाँ पे चोट पड़ी है।
चलिए अगला पैराग्राफ। तो कहीं ना कहीं एक कील दबी रह जाती है। जब चोट पड़ी है पेशे के ऊपर, मोचीराम के पेशे के ऊपर, तो यहाँ पे ऐसा महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक कील थी जो मेरे अंदर गड़ी हुई थी, लेकिन जो कील जो गड़ी हुई थी लेकिन वो दब गई थी। लेकिन अब जब मौका आया तो वो उभर गई, यानी कि थोड़ी सी बाहर निकल आई है। और उसमें उंगलियां जब गड़ती है तो बहुत ही दुखती हैं। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हमारी जो जूतियाँ या फिर हमारे जूते चप्पल जो होते हैं, उसमें जब हम सिलवाते हैं तो उसमें जूते में वो छोटी छोटी सी कीलें गाड़ता है ताकि जूता जो है ठीक हो रहे। और जूते के जो आसपास का जो मटेरियल जिसे चिपकाना होता है उसे कील से ठोक के ही करता है। लेकिन जब हम उसे ज़्यादा यूज़ करते तो उसमें से कील जो होती है थोड़ी थोड़ी सी ऊपर में निकल आती है। और वो जब कील हमारे हमारे पैर में लगती है, उंगलियों में लगती है, तो हमें दर्द सी फीलिंग होती है। तो यहाँ पे वही है कि कुछ वैसे ही एग्जाम्पल है कि कील गड़ गई है। कैसी कील? पेशे के ऊपर एक चोट वाली कील, यानी कि बहुत ही बड़ा घाव के टाइप का एक गम है जो कील की तरह गड़ गई है। और वो पहले तो दब गई थी, लेकिन कभी कभार जब ऐसे कुछ ग्राहक आते हैं तो उस कील को उखाड़ देते हैं, उसे जगह बनाने का दे देते हैं कि वो बाहर निकल आए और जख्म को और ज़्यादा गहरा कर दे। तो ये कील जो होती है दीवार में छेद करती है, ठीक है, एक अच्छी खासी साफ सी दीवार, उसके ऊपर छेद करना, यानी कि उसे सामान्य से असामान्य बता देना। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ। फिर आगे कहते हैं मोचीराम जी, क्या कहते हैं कि पेशा जो है जाति के ऊपर पड़ता है। तो अभी इसका जो पेज है अगला वाला कुछ ऐसे है, उसके ऊपर लाइनें समझने की कोशिश कीजिएगा। मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असली बात यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों को दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ में टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन तो तात की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती हैं। चलिए अब हम इसे समझते हैं। तो इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो मोचीराम है वो अपनी स्थिति को बताने की कोशिश कर रहा है। क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक कील जो कि बहुत ही लंबे समय से दबी हुई थी, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब कोई ग्राहक ऐसा आता है और जब उसके पेशे के ऊपर व्यंग कर देता है, उसके पेशे को ऐसा मानता है और उसे कुछ ऐसे छुट्टे पैसे फेंक के चला जाता है, तो उसके सीने में जो दबी हुई कील थी वो निकल आती है, थोड़ी थोड़ी सी बाहर को निकलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने इस बात को बताने की कोशिश की है। और ये कील किसकी है? ये जातिवादी व्यवस्था की है, जो अपने आसपास के माहौल में जो मोचीराम है उसकी स्थिति को और ज़्यादा बेहाल कर देती है। क्योंकि जो मोचीराम है वो एक साधारण व्यक्ति है और वो जातिवादी व्यवस्था से थोड़ा पीड़ित है, भी संक्रमित है। तो वो थोड़ा ऐसे ख्याली में रहता है, तो उसके सीने में कील गड़ गई है कि आखिर वो नीची जाति का है, और वो कील उसके साथी में गड़ गई है। और वो कील कभी कभार उभर आती है जब कोई ऐसा ग्राहक आता है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको पिछली वाली 4 लाइनें समझ में आ गई होगी। मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलत फहमी है। गलत फहमी कैसी? कि मेरे पेशे के ऊपर ही हर बार चोट पड़ती है, कि उसकी जाति के ऊपर हमेशा चोट पड़ती है। तो यहाँ पे वही कहा है कि ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई गलत फहमी है, मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच एक आदमी है। फिर यहाँ पे ये भी कहता है कि भाई सब लोग ऐसा सोचते हैं कि पेशा ही सब कुछ ठीक, पेशा यानी कि जो काम है वही सब कुछ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है।
इन ये जो काम है पेशा और जूते के बीच में कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जो सभी आदमियों के समान है, ना कोई ऊंचा है, ना ही कोई बड़ा है, ना छोटा, ना कोई ज़्यादा आगे पीछे है। सब के सब एक आदमी है जिसकी एक जैसी वैल्यू है। यहाँ पे वो ऐसा महसूस करता है क्योंकि उसे यहाँ पे बहुत बड़ी चोट लगी और वो यहाँ पे अपना पक्ष रख रहा है कि आखिर मेरे को ऐसी हीन दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है, मैं भी इसी समाज का एक हिस्सा हूँ। वो यहाँ पे महसूस करता है कि जूते और पेशों के बीच में एक आदमी है और ये आदमी तुम्हें आदमियों के जैसे इक्वालिटी में रहता है। फिर वे आगे कहते हैं कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं। एक अदद आदमी यानी कि एक अच्छा व्यक्ति है जो कि इसी समाज में रहता है, लेकिन उसके ऊपर टाँके गाड़े जाते हैं। किस बात के टाँके? कि वो नीची जाति का है। टाँके गाड़े जाते हैं। जो जूते से झाँकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है, वही एक अदद आदमी अपनी छाती के ऊपर यानी कि अपने सीने के ऊपर एक चोट सहता है। अपने चोट सहता है जूतों से, जो जूते फट गए हैं उनसे झाँकती हुई उंगली, कि वो उन झाँकती हुई उंगलियों की जगह की मरम्मत के लिए ही बना है। उसका इस समाज में, हमारे इस दुनिया में, हमारे पूरी जगह में कहीं पर भी उसका कोई स्थान नहीं है। बस उसका काम यही है कि वो हमारे फटे हुए जूतों को सिए, उन्हें ठीक करें, उनकी मरम्मत करें। तो ये क्या है? ये एक चोट की तरह कि मैं इस हीन काम के लिए बना हूँ। तो यहाँ पे वही है, लेकिन वो ऐसा मानता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं उसके मन में ये विचारधारा है कि मैं सिर्फ इस काम के लिए नहीं हूँ, मेरे को थोड़ी और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फिर आगे चलिए। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। तो वो आगे कहते हैं बाबूजी यानी कि कवि से कि असल बात तो यह है कि ज़िंदा रहने के पीछे सही तर्क होना चाहिए। सही तर्क यानी कि कोई सही कारण होना चाहिए कि आखिर इंसान ज़िंदा रहे तो आखिर रहे क्यों। फिर कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो राम नाम बेचकर यानी कि भगवान का नाम बेचकर ज़िंदा रहते हैं। भगवान का नाम, जैसे कि साधु महात्माओं को हम देखते हैं मंदिरों में जो लोग बैठे रहते हैं, भगवान के नाम बेचते हैं। भगवान के नाम का ये लो ये लो ये लो, और ऊपर से थोड़ा सा और प्रसाद भी देते हैं, टीका लगा देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। तो जो व्यक्ति होता है वो और उससे पैसे दे देता है, दक्षिणा दे देता है। लोग आते हैं घर में पूजा करवाते हैं तो वो राम नाम बेचते हैं, यहाँ पे ईश्वर का नाम बेचते हैं और फिर उन्हें बदले में दक्षिणा दे दी जाती है। तो यही है कि राम नाम बेचकर या फिर रंडियों की दलाली कर कर, यानी कि जो लोग औरतों की दलाली करते हैं, उन्हें सप्लाई करते बेचते हैं। तो यहाँ पे वो है कि यहाँ पे दोनों टॉपिक रखे गए हैं। समाज में दोनों काम होते हैं और ये दोनों काम जो होते हैं वो निचली जाति का व्यक्ति नहीं करता है, ऊंची जाति का ही व्यक्ति करता है। ठीक है, तो वही राम नाम चूँकि पंडित लोग बेचते हैं, और रंडियों की दलाली करना किसी छोटी जाति के व्यक्ति का काम नहीं है। छोटी जाति व्यक्ति को तो उसे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। वो ऊंची जाति, सेठ, ठाकुरों, जो चौधरी लोग होते हैं, ऐसे लोग ही ये काम करते हैं। तो ऐसे काम कर कर रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, कि वो लोग इतना ऐसा काम कर कर रोजी रोटी कमा रहे हैं और मैं जो हूँ यहाँ पर जूते के सिल के रोजी रोटी कमा रहा हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनमें और मेरे में। फिर चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ में टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। फिर यहाँ पे जो मोचीराम है वह कह रहा है कि यही वह जगह है जहाँ पर हर आदमी अपने पेशे से छूटता है। यानी कि इस संसार में जब कहीं पर ऐसा होता है तो इंसान अपना पेशा छोड़ने की कोशिश करता है और अपना पेशा छोड़कर किसी दूसरे काम को पकड़ने की चेष्टा करता है। जब ऐसी उसके साथ बेइज्जती हो जाती है तो हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ में टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है सभी लोगों की तरह। यानी कि वो अपने पेशे को छोड़ना चाहता है, उससे भागना चाहता है और एक भागती दौड़ती हुई भीड़ का हिस्सा बन जाता है कि आखिर अब उसे अपने इस पेशे को नहीं संभालना। फिर वह सभी लोगों की तरह भाषा भी उसे काटती है। यानी कि क्योंकि भाषा जो होती है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका स्टैंडर्ड होता है। हम ये देखते हैं कि भाषा कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड होता है। जो गरीब लोग या फिर जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी भाषा अलग होती है और जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनकी भाषा अलग है। लेकिन यहाँ पे भाषा जो है यहाँ पे निचले और ऊंचे वर्ग के संदर्भ में है कि जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो ये समझते हैं कि भाषा यानी कि शिक्षा के ऊपर किसका अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ ऊंचे लोगों का ही अधिकार है, नीचे वर्ग के लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तो भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। यानी कि वो
उस भाषा को सीख नहीं सकता है, क्योंकि अब उसे अपना पेशा छोड़ना है। पेशा छोड़ना है तो उसे थोड़े ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, उसे शिक्षा लेनी पड़ेगी। और वह शिक्षा जो है उसे कैसे मिलेगी, यानी कि जो उसे नई भाषा है उसे वो भाषा कैसे मिलेगी, शिक्षा के ही माध्यम से मिलेगी, ताकि वो उस भाषा को सीखे, उस ज्ञान को अर्जित करे, तभी तो वो ऊँचे दर्जे का कार्य कर सकेगा। तो यहाँ पे उसे वो भाषा काटती है कि वो अपनी पुरानी भाषा के माध्यम से नई भाषा सीखने जाएगा, तो वहाँ पे उसे डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी कि तुम कहाँ से आ गए हो, जाने क्या क्या। और मौसम उसे सताता है, यानी कि गर्मी का मौसम या फिर और कोई मौसम है, बारिश का मौसम है, तो उसे सताता है कि चूँकि टाइम चेंज होएगा तो इंसान भला कैसे करेगा, उसे अपनी जाति को ही लेकर अपने जीवन का पालन करना पड़ेगा। आखिर रोजी रोटी कैसे आएगी। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो वो अपनी जाति को छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी जाति को छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसे अपनी रोजी रोटी कमानी है। वो चाहता तो है कि वह अपनी जाति छोड़ दे, मगर वो आगे करे तो करे क्या। कोई दूसरा काम ढूंढने चाहता है तो उसे कोई दूसरा काम मिलता है नहीं। क्यों? क्योंकि उसे भाषा काटती है, क्योंकि उसकी भाषा जो है वो उसकी जो जाति है उसे बयां कर देती है। और मौसम यानी कि जो टाइम है, समय है, वो उसकी परिस्थिति को समझता नहीं है और वो अपने रंग ढंग दिखाता रहता है। तो मौसम से बचने के लिए, सर्दी, गर्मी, धूप, भूख, प्यास, इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसे कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करना पड़ता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए उससे अपने पेशे, अपनी जाति का ही दामन थामना पड़ता है। ओके, आशा करते समझ में आए हो। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन तो टाट की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं कि बसंत का समय आ गया है। बसंत का समय क्या है कि पेड़ पौधों के ऊपर लाल लाल नन्ही नन्ही पत्तियाँ आती हैं। तो वही कह रहे हैं मोचीराम कि बसंत के समय में मौसम इतना सुहाना होता है, टाट की तरह तानता है, यानी कि दिन जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगता है। कभी ज़्यादा धूप नहीं रहती और वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे तात, यानी कि कोई छतरी की टाइप की लगाई हुई है। पेड़ों पर लाल लाल पत्ते की हजारों सुखतले, यानी कि पेड़ों पर हजारों छोटी छोटी नन्ही नन्ही पत्तियाँ जो है सूखने के लिए डाल दी जाती हैं, धूप में सींचने के लिए लटकाता है। कौन लटकाता है? पेड़ लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी, यानी कि जिससे जूतों को सिला जाता है, सुई धागा जैसे कि होता है, तो वही मोची का होता है वो रापी, क्योंकि पीछे में लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जिससे पकड़ के उसे सिला जाता है। तो रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय चूँकि वो भी एक इंसान है, उसका ही मन करता है कि अपने काम को छोड़कर कभी अपने परिवार के साथ, मौसम के साथ वो समय बिताए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। क्योंकि उसकी जाति व्यवस्था उसका ऐसा करने नहीं देती है। उसकी रोजी रोटी, क्योंकि उसे पैसों की आवश्यकता है और वह गरीब आदमी है, उसे कोई ज़्यादा पैसे देता भी नहीं है काम करने के। तो वही है, तो उसके लिए वो मुश्किल हो जाता है। वो कहता है, आँखें कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है, और यह चौंकाने की नहीं बल्कि सोचने की बात है। ठीक है, चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून की किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह दिलचस्प गलत फहमी का शिकार है जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होके गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और समझदार एक चुप। अगला आगे पढ़ेंगे, पहले हम ये वाला पेज कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि वसंत का मौसम आ गया है, पेड़ों पे नई नई पत्तियाँ खिलाई हैं। तो यहाँ पे मोची का जो मन है वो काम पर आने से मना कर देता है, और यहाँ पे वो उसी स्थिति को बयां कर रहे हैं। आंखें कहीं जाती हैं, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे से, यानी कि जिसे गुस्सा आ गया उसे ठोक दिया गया है, यानी कि थोड़ा सा पीट दिया गया है, और वो अब नहीं चाहता कि मैं कुछ भी करूं, बस ठुनक के कहीं बैठ जाना चाहता है।
तो वही झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से मना करता है, इनकार करता है बार बार। तो वही कह रहे हैं कि मेरा मन भी वैसे उसी झुंझलाए बच्चे की जैसा हो जाता है कि उसे जो है मार पड़ चुकी है, वो अब कुछ काम करने की इच्छा नहीं चाहता, लेकिन वो मना करता है कि मैं अब कुछ काम नहीं करूँगा, और इसलिए वो अपने काम पर आने से मना करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत, चमड़ा जिससे जूता बनाया जाता है, ठीक है, जूते चप्पल जो बनाए जाते हैं उसी की यहाँ पे बात हो रही है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है, और यह चौंकाने की नहीं, ये चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। तो यहाँ पे कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है, यहाँ पे कवि चमड़े के माध्यम से, चमड़ा जो कि जंगलों में मिलता है और एक मोची जिसका प्रयोग करता है, उसकी शराफत, यानी कि चमड़े का प्रयोग किसके लिए, जूतों के लिए किया जाता है, तो उसकी शराफत के पीछे कोई जंगल है। जंगल क्या होता है, ढेर सारे रहस्यों से भरा हुआ, ठीक है, और जिसमें एक जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। पेड़ से वार कर रहा है मीन्स कि चूँकि बसंत का मौसम आ गया है, ढेर सारे सुखतल्ले निकले हुए हैं, और उसका भी मन है कि वो इस प्रकृति के सुंदर से नज़ारे को बैठ के देखता रहे। तो वो वही कह रहा है कि ये जो चमड़ा है जिससे मैं जूता सिल रहा हूँ, मेरे को ना इसके पीछे कुछ बहुत ही बड़ा रहस्य लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जंगल, यानी कि कोई रहस्यमयी सी चीज़ जो मेरे पर पेड़ से बार बार वार कर रही है। और ये चौंकने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। चूँकि जो मोची राम है उसका मन बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने इस पेशे को और ज़्यादा निभाए, क्योंकि वो इसे पेशा मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस पेशे को पेशा ना मानकर अपनी मजबूरी भी मानते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो ज़िंदगी को किताब से नापता है, ज़िंदगी बहुत ही लंबा टाइम पीरियड, उसे जो किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ज़िंदगी को किताब से नापता है, यानी कि ज़िंदगी को सिर्फ एक खुली किताब समझता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और असलियत और अनुभव, यानी कि असलियत जो रियलिटी और अनुभव जो कि हमने देखा है, इतनी देर तक हमने देखा, तो क्या बन गया, एक अनुभव बन गया। असलियत और अनुभव के बीच खून यानी कि रियलिटी हो गई, ठीक है, खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, यानी कि किसी का अगर खून हो गया तो वो क्या, एक ऐसा कमजात मौका हो गया जो किसी भी व्यक्ति को डरा देगी, ठीक है। कायर होना यानी कि वो एकदम शौक सदमे में चला जाता है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है। यानी कि यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया गया है कि जो किताब को इम्पोर्टेंस देता है, रियल लाइफ अभी तक उसने देखी ही नहीं है। खून, कहानी, किस्से, मौत, ये सब क्या है, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है, लेकिन वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह दिलचस्प गलत फहमी का शिकार है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि वो किताब जो जिनकी कोई, वह इंसान जो जिंदगी को एक किताब की तरह नापता है, अगर उससे मेरे बारे में पता चलता है, मैं यानी कि मोची के बारे में, मेरे बारे में पता चलता है, तो मैं जैसे अपने टाइम पीरियड बता रहा हूँ, तो मैं चूँकि कविता लाइनों में बता रहा हूँ, तो शायद से वो मेरी इन शब्दों को, लाइनों को सुन के शायद से वो यही कहेगा कि यार तू मोची नहीं, तू तो शायर है। क्योंकि उसे ज़िंदगी की वास्तविकता नहीं पता है कि आखिर ज़िंदगी जीने के लिए कैसे कैसे कर्म करने पड़ते हैं। ज़िंदगी चलाना कोई आसान कार्य नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है। असल में वह दिलचस्प गलत फहमी का शिकार है। तो ये कह रहे हैं कि वो क्या है, एक गलत फहमी का शिकार है, जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है। वह यह सोचता है कि पेशा क्या है, एक जाति है, और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। यानी कि अब यहाँ पे आदमी और जाति के मध्य में अंतर बताया जा रहा है कि आदमी, वैसे तो आदमी क्या है, जाति के अंदर ही आती है, लेकिन यहाँ पे आदमी अलग है और जाति अलग है। आदमी वह है जो समान रूप से सबको समान दृष्टि से देखता है, और जाति वह है जो ऊंचे और नीचे तबके में अंतर करती है और नीची उचली जाति में मध्यस्थता नहीं होने देती है। उनके मध्य एक समझौता रहता है कि वो यही कार्य करेंगे, इसके अलावा किसी दूसरे कार्य को छू तक नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि वह ऐसा सोचते हैं कि पेशा क्या है, एक जाति है, और भाषा पर किसी आदमी का नहीं, सिर्फ एक जाति का अधिकार है। जाति यानी कि किसी जाति, भाषा का यानी कि शिक्षा, ओके। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है और सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। अब यहाँ पे क्या है कि आग और सच्चाई के माध्यम से बताया गया है कि चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी जाति हो,
उन सभी को अगर आग लगेगी तो सभी को जला देगी। अगर सच्ची बात है किसी ने छुपा ली, तो वो जो सच्ची बात है अगर वो फैल गई तो वो सभी से होके गुजरेगी और सभी को पीड़ा भी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उनके मन की स्थिति को बताया गया कि वे जाति है, लेकिन जाति को जो मोची है वो एक जगह पे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, और वो जगह यही है कि वो जाति को यहाँ पे इम्पोर्टेंस न देकर पेशे को देता है। पेशा क्या है? एक हुनर है जिसे इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए अपनाता है। ओके, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि चाहे वो आग हो चाहे सच्चाई हो, वो सबसे होके गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, यानी कि कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ काम है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, और कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। तो यहाँ पे उसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि हम जो आदमी हैं हम जाति पेशे के मध्य में फंसे हुए हैं। और कुछ को तो नाम दिया जा चुका है, उनके जो कारोबार है, उनका जो काम है, करने का तरीका, उन्हें नाम दे दिया गया, लेकिन हमें अभी तक नाम नहीं मिला है, क्योंकि वो भी तो इस आग में झुलस ही रहे हैं कि हम पेशे और जाति के मध्य में फंस चुके हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। तो यहाँ पे वही मोची बता रहा है कि जिन्हें नाम मिल चुका है वो तो सब कुछ मिल गया उन्हें, लेकिन जिन्हें नाम नहीं मिला है उनकी हालत ऐसी है कि वो अन्याय को चुपचाप सह रहे हैं। अन्याय यानी कि अत्याचार को चुपचाप सह रहे हैं। और पेट की आग यानी कि रोजी रोटी, अगर पेट नहीं भरेगा तो पेट में, क्योंकि जानते हैं इंसान जीते किस लिए, अपना पेट भरने के लिए ही जीता है, तो भैया वो अपने उस पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख, इनकार करके एक बहुत तेज वाला चिल्ला देना कि नहीं, और एक समझदार चुप। और एक समझदार इंसान अगर किसी चीज़ को सुन के, किसी बात को सुनकर एकदम चुप हो जाए, तो उन दोनों का मतलब क्या है? एक ही समझता है। कौन समझता है? मोची। तो वही कहते हैं कि एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि लास्ट पैराग्राफ है, ज़्यादा टाइम हो चुका है मेरे को पता है, बट ये कविता मेरे को आज ख़त्म करवानी है, तो आपका सिलेबस भी ये कविता वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं काव्य शास्त्र कंप्लीट करवा दूँगी। तो यहाँ पे क्या है कि एक समझदार चुप और एक चीख, इनकार से भरी हुई एक चीख, उन दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि दोनों में चूँकि एक चीख हो गई, यानी कि वो समझदार नहीं है, लेकिन वो विरोध तो कर रहा है। और एक समझदार चुप, क्योंकि वह समझदार इंसान है तो वो अपने स्टैंडर्ड पे अपने हिसाब के अनुसार वो चुप होकर, क्योंकि वो आगे कोई काम करेगा नहीं, इसलिए वो चुप होकर, वो दोनों अपनी अपनी स्थिति पर रहकर इस चीज़ का बहिष्कार करें। तो यहाँ पे वही कहने की कोशिश की गई है कि एक समझदार चुप और चीख का जो दोनों हैं, दोनों का मतलब एक ही है कि काम आगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, वे दोनों अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाली कविता यहीं पे, इसकी कुछ पॉइंट्स समझ लीजिए। यहाँ पे मोची जो है एक पेशा है, जो अपने पेशे को अपनाए हुए, वो भी किस लिए अपनाए हुए? क्योंकि वो एक दलित जाति में पैदा हुआ है, इसलिए वो अपने पेशे को अपनाए। वो अपने पेशे को छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है, किसके कारण? भाषा के कारण। और भाषा वही है कि वो आगे कुछ सीख नहीं पाता है। यदि वो सीख लेता, कुछ आगे समझ लेता, यानी कि भाषा उसे जब आ जाती और अच्छी वाली, क्योंकि नीचे तबके की अलग भाषा होती है, उससे उच्च तबके की अलग भाषा, उससे भी ऊँचे तबके की अलग भाषा होती है। तो वही अगर वो भाषा सीख लेता तो शायद से उसकी रोजी रोटी और आगे बढ़ जाती, तो वो अपने उस पेशे को छोड़कर दूसरा पेशा अपना लेता। ओके, और यहाँ ये जो पूरी कविता एक जातिवादी मानसिकता पर व्यंग करती है कि जिन लोगों के दिमाग में जातिवादी मानसिकता भरी हुई है वो इस समाज को किस नज़रिए से देखते हैं। यहाँ पे चूँकि हमारा जो जातिवादी समाज है, यहाँ पे कर्म के आधार पर वर्गीकरण ना होकर जन्म के आधार पर वर्गीकरण है। क्योंकि जो इंसान जिस जाति में जन्म लेता है उसकी जाति वही हो जाती है। वो इंसान कौन सा कर्म करके कौन सी योग्यता हासिल कर सकता है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, मैं अपनी वीडियो यहीं स्टॉप कर रही हूँ। ये कविता पूरी हो चुकी है धूमिल जी की, और बस थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम है ज्योति, मेरे चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन।
आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू।